चलिए देखो, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखो यार, सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर आप जैसे एनसीईआरटी वाइज अगर बोलो, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, तो स्टार्टिंग में कुछ मोल वाला काम दिया रहता है। हालांकि वो हम लोग उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप रिवाइज कर लो, जिससे कि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, क्योंकि उसमें काफी जगह मोल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, इन तरीके की चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा, तो आपका हैंडी होना जरूरी है वहां पर, ताकि हमें सवाल सॉल्व करने में ये दिक्कत ना हो, अरे यार ये डेटा दिया है तो हम यहाँ से कैसे उसको टैकल करें, दूसरा डेटा दिया है तो उसको कैसे टैकल करें। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर बात की जाए, जो बेसिक हमें यूज करना होगा वो मोल फ्रैक्शन होगा। क्या यूज करना होगा? मोल फ्रैक्शन। ठीक, अच्छा, मोल फ्रैक्शन के लिए जो सबसे पहला पार्ट है, मोल फ्रैक्शन हमेशा, भाई अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप का होगा। एक तो होगा पहला मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। बेसिकली सॉल्यूशन होमोजीनियस ही होता है। ठीक, और होमोजीनियस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? मिक्सेबल होगा। जैसे मिक्सेबल में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने हेक्सेन को, नॉर्मल हेक्सेन को ऑक्टेन के साथ जो है ना मिक्स कर दिया। ठीक, तो दोनों ही कैसे हैं? नॉन पोलर टाइप के हैं। भाई आपको पता है एल्केन कैसी होती है? नॉन पोलर होती है ना। दोनों ही लिक्विड है, और लिक्विड हैं और दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे और डिसॉल्व हो गए एक दूसरे में। तो ऐसी कंडीशन में हम मोल फ्रैक्शन की बात कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बात कर पाएंगे? मोल फ्रैक्शन की बात कर पाएंगे। और अगर मान लो बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर यही हम लोगों ने टॉलुइन लिख दिया, ये टॉलुइन काफी जगह यूज होने वाला है, आपको पता है। ठीक, और साथ में मैंने बेंजीन ले लिया, टॉलुइन बोल दिया और बेंजीन बोला, तो बेंजीन और टॉलुइन दोनों ही लिक्विड है। दोनों ही कैसे हैं भाई? लिक्विड है। और बेंजीन और टॉलुइन अगर लिक्विड हैं तो आप इन दोनों के ही केस में क्या बात कर सकते हैं कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक, उसको यार बता दो भाई, ऐप से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो टॉलुइन और बेंजीन दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो इनके केस में हमारे पास मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही आया कि जो चीजें मिक्स हो सकती हैं उन्हीं में आप मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हो। अगर मिक्स नहीं हो रही हैं, मान लीजिए ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर बोथ आर इमिसिबल, ऑयल एंड वाटर आर बोथ इमिसिबल। ठीक है, ऑयल और वाटर दोनों कैसे हैं? इमिसिबल होते हैं। तो अगर चीजें इमिसिबल हैं तो फिर मोल फ्रैक्शन, जब भाई मिक्स ही नहीं हो रहा है तो फ्रैक्शन किस बात का? भाई जो चीज मिक्स होगी तभी तो फ्रैक्शन की बात करोगे। लॉजिक समझ में आया? चलिए, तो अभी फिलहाल टॉलुइन और बेंजीन के बारे में बात करी जाए। तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? बोलो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन 1272 6 78 78। और टॉलुइन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 14 ऐड कर दो इसमें। क्यों भाई, टॉलुइन का कितना हो जाएगा? हाँ, 78 प्लस कितना?
12 14 14 ऐड कर दो 92 92। तो 92 हमारे पास किसका मोलर मास हो गया? टोल्यूइन का। लेट अस सपोज मैंने कह दिया ये मैंने 7.8 ग्राम लिया है और यहां पर टोल्यूइन कितना लिया? 9.2 ग्राम लिया। ठीक, दोनों के मैंने मासेस को ले लिया। अब पूछा गया कि बता दो यार कि टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा इस मिक्सचर में। समझ पा रहे हो ना? तो यार देख सकते हो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, मैक्सिमम लोगों को आइडिया है, बस एक बार रिवाइज करा रहे इसको। मान लीजिए ए और बी का एक मिक्सचर है, ठीक, ए के मोल्स आपके N1 है, बी के मोल्स N2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा भैया N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। भैया क्या करना है? मोल्स ऑफ ए का मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, मतलब जितने भी पार्टिकल्स दिए गए हैं सबके मोल्स का आप समेशन से डिवाइड कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सिमिलर केस में यहां पर आपने ले लिया कि यार 9.2 डिवाइडेड बाई 92, ये मोल्स ऑफ टोल्यूइन हो गया, है ना, और मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 7.8 डिवाइडेड बाई 78, कितना आ जाएगा भाई? 0.1 आ गया। बोलिए अब बता यार, 0.1 आया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन कितना हो गया? बोलिए 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.1, ये आ गया 1/2। ठीक, और दोनों का अगर आप समेशन ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा? दोनों के मोल फ्रैक्शंस का समेशन कितना होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक, तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि यार मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। रिया साहब से इतना तो सबको आइडिया लग रहा है कि कैसे इसको करना है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन बहुत सारी जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे चल के जैसे अगर आपने गैसियस स्टेट पीछे में पढ़ी है, हल्की फुल्की बेसिक आइडिया है, तो ये बताओ अगर मैं गैसियस मिक्सचर लूंगा, समझाइएगा आप, अगर मैं गैसियस मिक्सचर लूंगा, ठीक, तो गैसियस मिक्सचर कैसा होगा? मिक्सेबल होगा या इमिक्सेबल होगा? हाँ, मिक्सेबल होगा। तो गैसियस मिक्सचर के लिए हमेशा आप मोल फ्रैक्शन बता सकते हो। मान लीजिए एक गैस ए है और प्लस गैस बी है, इसके N1 हो गए, इसके N2 हो गए, तो N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 होगा, है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। तो गैस के केस में तो यार हमेशा अगर मान लीजिए दो कंपाउंड ए और बी थे, मान लीजिए दो कंपाउंड ए और बी थे, बात को समझना, यहां इंपॉर्टेंट है मामला। मैंने कहा इन दोनों कंपाउंड का जब आपने सॉल्यूशन बनाया, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, और मैंने बोल दिया है यार कि ये इमिक्सेबल है, कैसे है? इमिक्सेबल है। बात को समझना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए और बी कैसे हैं भाई? इमिक्सेबल है। अच्छा, मैंने क्या कहा, अब ये लिक्विड फेज में, दूसरा ए और बी इमिक्सेबल पहले से पता, मैंने कहा यार ए और बी का, मैंने ए का वेपर लिया और बी का भी क्या लिया? वेपर लिया। थोड़ा कायदे से फील करो, ए और बी मान लो लिक्विड और वाटर हो गया, ठीक, तो लिक्विड और वाटर को मैंने मिलाया, ठीक है, तो लिक्विड और वाटर को अगर मिलाया लिक्विड फेज में तो मिक्स नहीं हुए। चलो, हमने कहा लिक्विड का आपने वेपर लिया और
ऑयल का भी वेपर लिया, है ना, मतलब वाटर का भी वेपर ले लिया और ऑयल का भी वेपर ले लिया। अब तुमको वेपर ऑयल की क्या, अरे तेल गरम करते हो तो वेपर में जाता है, तो ऑयल ही तो जाता होगा वेपर में। तब तो जब आप किचन में देखते हो कि यार 2 महीने अगर सफाई नहीं हुई तो सारे डिब्बे जो होते हैं वो चिकनाई खा जाते हैं, है ना, मॉइस्चर नहीं होता, मतलब ऑयल ही उसमें मतलब ओवर सरफेस आ जाता है। मॉइस्चर का मतलब सिंपल वाटर है। ठीक, क्लियर है मामला। तो वो वेपर फेज में गया होगा तभी तो ऐसा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना उसके पैर लगे थे यार सीधा वहां पे जाके बैठ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो भैया वेपर फेज में दोनों, अब बताओ मिक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल मिक्सेबल होंगे। कभी भी कोई भी गैसियस मिक्सचर होगा, इट विल ऑलवेज बी मिक्सेबल। ठीक, ये सब वो पॉइंट है जो आगे चल के आपको परेशान करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों केस में बताइए, मान लीजिए यहां पर ये x1 मोल था और यहां पर ये x2 मोल थे। ठीक है, वेपर में गए, वेपर में इसके मोल्स n1 है और इसके मोल्स n2 हैं। भाई एग्जैक्ट मोल तो नहीं जा सकते ना वेपर में। मैंने कहा वेपर में गए तो ऊपर में गैस के मोल्स कितने थे, n1 मिले, और गैस बी के मोल कितने मिले भैया, n2 मिले। लॉजिक समझ में आया? तो इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए, इन दोनों ही कंडीशंस को देखते हुए अब आप क्या कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या हिसाब किताब लगाया जाए? यहां तो मोल फ्रैक्शन आप बड़े आराम से बता दोगे, गैस ए का, या इसको मैं वाई ए लिख दे रहा हूं, आगे चल के मैं इसको वाई ए ही लिखूंगा। वाई ए है, वाई ए कितना आएगा बेटा, n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा, और यहां जब ये इमिसिबल है तो बताओ मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? 1 भाई जब इमिसिबल है तो मिक्स हुआ नहीं, मिक्स हुआ नहीं, मतलब दे विल बी प्योर लिक्विड्स। कैसा होगा? दे विल बी प्योर लिक्विड्स। और अगर प्योर लिक्विड है तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज, भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब मिक्स हुआ होगा तभी मोल का फ्रैक्शन होगा, जब मिक्स ही नहीं हुआ तो फ्रैक्शन किस बात का, तो वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। और यहां पर ये बी क्या होगा, ये भी 1 होगा। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड वही दोनों थे, लिक्विड स्टेट में वो मिक्स नहीं हुए, लेकिन गैस में जैसे ही वेपर में जाओगे पक्का है मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हुए तो मोल फ्रैक्शन आएगा, मिक्स नहीं थे तो मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। लॉजिक क्लियर हो गया? है? अच्छा, देखिए फ्रैक्शन आपने कहा अगर 1 है तो अब आपका ये जो सोच रहे हैं इन दोनों का समेशन तो सर 2 हो गया, और मोल फ्रैक्शंस का समेशन तो 1 होता था। भैया मोल फ्रैक्शन यहां पर 1 होने का मतलब ही प्योर लिक्विड है। ठीक, इन दोनों को आप ऐड ही नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। भाई दोनों का मोल फ्रैक्शन होता, मतलब अगर पॉइंट में होता तब तो समेशन 1 हो सकता है। भाई यहां तो हमने कह दिया कि यार ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब दोनों प्योर लिक्विड है। इनको दूसरे सॉल्यूशन से, मतलब ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है। लॉजिक समझ में आया? ए को बी से कोई लेना देना नहीं, और बी को ए से कोई लेना देना नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, कायदे से नोट कर लो इसको। तो अगर कोई दो इमिसिबल हैं तो लिक्विड फेज में उनका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, लेकिन अगर उनको आप वेपर फेज में जाओगे तो अब ये मिक्स हो जाएंगे और मिक्सेबल सॉल्यूशन बनाएंगे, और अगर ये मिक्सेबल सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहां पर आप इनके मोल फ्रैक्शन को काउंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर मोल्स। लॉजिक क्लियर हो गया?
लेकिन अगर हम पीछे बात करते, जैसे मान लो अगर पीछे वाले सॉल्यूशन में बात करते, जैसे बेंजीन और टोलुइन का था, तो बेंजीन और टोलुइन जो मेरे पास लिक्विड फेज में है उससे डिफरेंट हमारे पास कहां पर होते, वेपर फेज में। उससे अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर होगा कि डिफरेंट क्यों होंगे। ठीक, बस अभी मान के चलिए कि डिफरेंट होते वेपर फेज में। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये डिफरेंट होते वेपर फेज में तो क्या बोलेंगे कि क्या मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम हो सकता है? अगर डिफरेंट है दोनों जगह मोल्स, तो क्या मोल फ्रैक्शन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अभी अपना दिमाग में ये बैठाइएगा, अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो ए और बी अगर लिक्विड फेज में हैं, ठीक, उनका मोल फ्रैक्शन अगर एक्स और एक्स बी आपने मान लिया है, ठीक, अगर आपने उनको वेपर फेज में भेजा तो वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि सेम अमाउंट, ऐसा थोड़ी ना कि वेपर होने में पूरा सेम अमाउंट वेपराइज कर जाएगा ना। अब कंप्लीट दिया तो अलग बात होगी, हमने नॉर्मल कंडीशन की बात करी। ठीक है, अभी वेपर प्रेशर समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अच्छा, तो इमिसिबल भी क्लियर हो गया और मिसिबल भी क्लियर है। अब कई बार मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वो मैक्सिमम टाइम तो आपको मास देगा या सिंपली मोल दे देगा, क्लियर है? अच्छा, कभी कभी वो डेंसिटी भी दे सकता है। क्या दे सकता है भाई? डेंसिटी। अगर डेंसिटी दी गई है तो आप, डेंसिटी हमेशा होती है सोल्यूशन की। डेंसिटी किसकी होती है? सोल्यूशन की। तो दिमाग में बैठाना कि डेंसिटी अगर दी गई है तो पहले मास बना लो, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन से आप सॉल्वेंट के मास को हटा दो तो सोल्यूट का मास आ जाएगा। क्या कहा मैंने? डेंसिटी थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे तो मास किसका आएगा? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन के मास से अगर हम सॉल्वेंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सोल्यूट बन जाएगा। और सोल्यूट बन गया तो सोल्यूट का मास पता चल गया, मोलर मास से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे। तो इसको मैं एक बार एक्सरसाइज कर देता हूं। सर। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब कि जैसे कि जनरली ये आपने लिक्विड्स लिखवाए इमिसिबल हैं, ठीक है, तो जो जितने भी इमिसिबल लिक्विड्स होंगे सारे ही वेपर इमिसिबल हो जाएंगे? अरे यार तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, थोड़ा तेज बोलो यार, फोन पे ही सर तुम्हारी आवाज तेज आती है। सर जितने भी इमिसिबल एक मिनट लिक्विड्स में होंगे। अपना स्पीकर थोड़ा देख लूं कि इसी में तो गड़बड़ नहीं है। अच्छा हेडसेट है, हाँ आप बताओ जरा। तो जितने भी लिक्विड इमिसिबल होंगे वो सारे ही हाँ, वेपर में मिक्सबल हो जाएंगे? लिक्विड इमिसिबल होंगे तो? वेपर में उसको जब करेंगे तो वो सारे मिक्सबल हो जाएंगे? नहीं, वेपर में जाओगे तो गैस फॉर्म में जाएगा ना, यस सर। और गैसियस मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है। गैसियस मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कोई भी गैसियस मिक्सचर हो। एयर है, एयर सबसे बड़ा गैसियस मिक्सचर हो सकता है, तो एयर ऑलवेज कैसी है भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कहा कि हमें O2 चाहिए तो आप O2 O2 दे दो, हमें N2 छोड़ दो, फिर तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही ना पड़ती। क्या भाई, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो क्या बता रहे थे अभी? हाँ, मान लीजिए बेटा डेंसिटी ऑफ, एक एक्सरसाइज यहां पे देखिएगा, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है D, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है VmL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है VmL, और डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर ml में। डेंसिटी किसमें? ग्राम पर ml में। मोलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए m1 दिया हुआ है, ये सोल्यूट का मोलर मास है, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं आता?
अच्छा, अब इस एक्वस सॉल्यूशन में आपने कह दिया, मान लीजिए 18 ग्राम वाटर है, ठीक, 18 ग्राम क्या दिया, वाटर दे दिया। अब आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताना। बोले यार, देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है डी, डेंसिटी पता है डी है, तो बेसिकली हमें चाहिए क्या है, मोल्स चाहिए सोल्यूट के। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट पता चल जाए। क्यों भाई, मास ऑफ सोल्यूट पता चल जाए। और मास ऑफ सोल्यूट कैसे बताओगे, डेंसिटी भाई सॉल्यूशन का मास माइनस वाटर का मास, सॉल्यूशन का मास माइनस वाटर का मास। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा भैया, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, डी इंटू वी आएगा, है ना। अब ये मास बताओ जरा, यूनिट चेक करो, ये ग्राम पर एमएल था, ये एमएल था, तो क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो ये मास किसका आ गया, सॉल्यूशन का। लॉजिक क्लियर। अच्छा, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता हो गया तो हमें अब पता क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट। और मास ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो मास ऑफ सोल्यूट ये निकल के आने वाला है D इंटू वी माइनस 18, यह आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। और मास ऑफ सोल्यूट जैसे ही पता चला, आपको क्या निकाल देना है, मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर आ जाएगा D मल्टीप्लाइड बाई V माइनस 18 डिवाइडेड बाई W। अच्छा, M1 था, आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये तो एक बेसिक आइडिया मैंने दिया था कि इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता कर सकते हैं। हो गया, चलो, तो ये यहां तक कंप्लीट है। मोलारिटी, मोलारिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूं कि आप बता दीजिए, बोल दो यार उसको, ऐप से ज्वाइन कर लो, बोल दो। तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, क्लास के बीच में मैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आपको ये बताना भाई, मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। जल्दी बताओ भाई, मोलारिटी कैसे निकालो। अब देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया, है ना। और क्या करना पड़ेगा भैया, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे सोल्यूट के, वही क्या हो जाएगा, मोलारिटी। तो पहले मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो थोड़े से वीक है। तो मोलारिटी के लिए क्या डिस्कशन करना होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां हम लोग क्या बात करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये मेरे ख्याल से मोलारिटी आ जाएगी इस तरीके से, ठीक। तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन में मैं पूछता हूं कि मोलारिटी फाइंड आउट करिए, तो आपको मोल्स तो पता है ऑलरेडी, क्यों भाई,
मोल्स पता है, तो वॉल्यूम से बस डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम से कैसे डिवाइड करोगे, तो D मल्टीप्लाइड बाई V माइनस 18 डिवाइडेड बाई M1, है ना, डिवाइड कर दो V से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। क्यों, ये ml में दिया गया था, वॉल्यूम किस में गिवन था, ml में गिवन था, इस वजह से ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा, तो ये आगे मेरे पास मोलैरिटी। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मोलैलिटी फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या था, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन के सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। और अगर मान लो केजी में नहीं है तो ग्राम होगा, और ग्राम को आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दोगे ग्राम में, तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा केजी में। क्लियर है। तो क्या आप पीछे वाले क्वेश्चन से ये बता सकते हैं कि मोलैलिटी क्या आएगी, इस क्वेश्चन में मोलैलिटी फाइंड आउट करके बताइए। dv upon m1v into 1000। सर इसके बाद पहले भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे? नहीं, ओके। वेपर प्रेशर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो मोलैलिटी क्या आएगी बोलो भाई, मेरे पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स थे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, D इंटू वी माइनस 18 डिवाइडेड बाई M1। और अगर ये सॉल्यूट के मोल थे तो डिवाइड बाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना था 18 ग्राम, सवाल में देखो ये 18 ग्राम था, मल्टीप्लाइड किस में कर दोगे 1000, ठीक। तो ये क्या आ गई, मोलैलिटी। मतलब हमें फोकस करना होगा कि मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर और दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट पर। ये दो चीजें अगर कहीं से भी पता चल जाए तो हम हर हालत में मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। चलिए अब एक एक्सरसाइज और है जो कि जनरली आपको यूज करनी पड़ेगी। सर एक प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है, क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है, और मोल फ्रैक्शन से आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक। मान लीजिए ग्लूकोज का एक एक्वस सॉल्यूशन मैंने बनाया, ठीक है, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ठीक। क्या बना दिया भाई, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, और वेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या है, 0.2 है। तो यहां पर आप फाइंड आउट करिए, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
ये इसको कायदे से समझ लेना, क्योंकि आगे जब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे तो वहां पर इस तरीके का कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, ट्राई कर रहे हो क्या? हम ही करें? हो गया? कैसे किया? किसका मल्टीप्लाई कर दिया? अच्छा, तो 18 का मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन में कैसे किया? मैं बस इतना बता। क्योंकि जैसे तुमने यहाँ पर 0.2 तो मोल फ्रैक्शन है ना भाई, मोल में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। नहीं समझे? हाँ, वही 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 देखो, आपको ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करना होगा। जैसे किया तुमने सही है, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक अपना ऐड कर लो कि यार देखो, अगर आप कोई सॉल्यूशन एक टंकी भर के बनाओ और चाहे आप एक ब्यूरेट में बनाओ, ठीक, एक बीकर में आप बना लीजिए, उसको बाद में ब्यूरेट में डाल देंगे, क्लियर। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन सेम है तो हर एक कंसंट्रेशन टर्म सेम रहेगा, चाहे आप मोलैरिटी ले लो, मोलैलिटी ले लो, मोल फ्रैक्शन ले लो, डेंसिटी ले लो, ईच एंड एवरी कंसंट्रेशन टर्म विल बी सेम फॉर टू सॉल्यूशंस। तो अब एक बात बताओ यार, अगर कभी मोल फ्रैक्शन गिवन है, अगर कभी मोल फ्रैक्शन गिवन है, आंसर भाई रैंडम सवाल दिया है, आंसर मुझे आइडिया नहीं है क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यार चाहे तो हम 50 मोल का एक सॉल्यूशन ले लें, है ना, मतलब जिसमें दोनों के मोल्स का समेशन कितना हो, 50 हो, या फिर हम 1 मोल का सैंपल ले लें। अगर 1 मोल का सैंपल लोगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, मतलब हमने 1 मोल का सैंपल लिया है। सैंपल का मतलब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का समेशन 1 मोल है, क्लियर। अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का समेशन 1 मोल है तो पक्का हो गया, अगर यहां पर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया था तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, n ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई n ऑफ ग्लूकोज प्लस n ऑफ वाटर। एक्वा सॉल्यूशन था, बोलो, तो मेरे पास ये समेशन कितना हो जाएगा, ये 1 है, नीचे वाला समेशन कितना है 1। तो यहां से हम पक्का कह सकते हैं कि इस सैंपल के लिए n ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा, 0.2 आएगा, क्लियर हो गया। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0.8। अगर ये 0.8 हो गया तो n ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, बोलिए, 0.8 हो जाएगा। लॉजिक क्लियर, बात समझ में आई भाई। ये 1 है इसीलिए ये 0.2 हुआ, अगर 1 नहीं होता, भाई कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, सर आपने एक सवाल में ऐसा लिया था, ये 0.2 था तो सीधा मोल फ्रैक्शन को ही आपने मोल बना दिए थे। तो उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हमने सैंपल क्या लिया, 1 मोल ले लिया, मतलब उसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट 1 मोल है, ठीक, मतलब इंडिविजुअली 1 नहीं है, समेशन 1 है, क्लियर हो गया।
अच्छा, अब बस कहानी खत्म हो जाएगी, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, W, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 18। बोलो भाई। और यहां पर वेट ऑफ ग्लूकोज, बोलो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 180, है ना। हाँ ये वेट आएगा। अच्छा, वेट की जरूरत ही नहीं है, या तो फिर भी वेट अगर बताया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मोल्स तो हमें पता है ऑलरेडी 0.2 है, ठीक। ये कितना हो गया 0.2। अब मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें फोकस किस पे करना था, मोल्स ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर का कितना मास हो गया 14.4, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 0.2 मोल्स हो गए। डिवाइड करोगे किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 14.4। अब भाई इतना तो ग्राम है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर। लॉजिक क्लियर, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तरीका हो गया, अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करी जाए। देखिए कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, सर कितने सारे फॉर्मूले याद रखें सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मतलब ये कंसंट्रेशन वाले, तो कंसंट्रेशन कन्वर्जन क्या फॉर्मूले याद रखोगे तो यार एग्जाम में तो हो गया, पॉसिबल नहीं है कि सारे फॉर्मूले याद हो जाए और सब अप्लाई कर लो। तो ये आइडिया होना चाहिए। तो मेन आइटम जो हमें फोकस करना है, आप वो फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जैसे आपको अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालनी थी, तो हमने किस बात पे फोकस किया, यार हमें कैसे भी करके क्या मिल जाए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए और मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाए। तो उसका तरीका मैंने एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा अब हम मोल, हाँ बोलो सर 1 मोल सैंपल इसमें लिया गया था, मतलब कि क्वेश्चन हाँ? में 1 मोल सैंपल क्वेश्चन ये क्वेश्चन था में लिया ऊपर, गया। ये था क्वेश्चन। 1 मोल सैंपल की बात सर कर रहा हूँ। नहीं ये हमने अज्यूम किया। भाई सैंपल तो आप कोई भी ले सकते हो ना, क्योंकि लॉजिक क्या बताया, कंसंट्रेशन टर्म हमेशा सेम रहेगा। आप कोई भी सोल्यूशन ले लो, मतलब अगर सोल्यूशन मैंने कहा 1 मोल लिया, अगर मैं 50 मोल का सोल्यूशन ले लेता तब भी कंसंट्रेशन यही आता। बोलो आदित्य। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया कि 1 मोल का सैंपल ले लिया। सर ये चीज नहीं समझ में आई सर। फिर से समझा दें, तुम हाँ ऐसा सर। बहुत बेसिक आइडिया ले लो। मान लो तुम यार 1 गिलास शरबत बनाओगे, है ना, तो 1 शिप अगर लोगे, है ना, मतलब आपने अगर 1 घूंट पिया तो उसका जो टेस्ट होगा वही सेम टेस्ट बाकी बचे हुए शरबत का भी तो होगा। बोलो। यस सर। तुमने एक गिलास पूरा एक घूंट में तो नहीं पी जाओगे ना, बोलिए भाई। तो दोनों यस सर। सैंपल ही है, लेकिन एक ही कंटेनर के सैंपल है, तो दोनों का टेस्ट सेम है। टेस्ट सेम मतलब मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, जो भी कंसंट्रेशन टर्म आप बोलना चाहें, सारे क्या होंगे, सेम ही होंगे। बताओ अभी क्लियर हुआ कि नहीं। एन ग्लूकोज सर, एन ऑफ ग्लूकोज आया है जो, हाँ वो सर एन ऑफ ग्लूकोज जो आया है वो 0.2 आया है, क्योंकि हम लोगों ने 1 मोल का सैंपल लिया है ना सर। हाँ, अगर हम लोग सैंपल ज्यादा का ले लेंगे तो ये भी ज्यादा आ जाएगा। अरे ये ज्यादा आ जाएगा तो नीचे भी तो ज्यादा आ जाएगा, दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। बोलो हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। भाई, केवल वहीं पे थोड़ी ना बढ़ेगा, फिर नीचे भी बढ़ेगा, रेशियो हाँ है। सर। चलिए अब आप अगला बताइएगा। मान लीजिए एन ऑफ ये सॉल्यूट है, यहां देखो, और नीचे एन ऑफ सॉल्वेंट है। कितने लोग इस रेशियो को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इस रेशियो को मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, करो, कॉपी में करना है यार, ठीक है। किस में करना है कन्वर्ट? इस रेशियो को मोलालिटी के टर्म्स में, मतलब इस रेशियो में कहीं से भी मोलालिटी आ जाए, जो जरूरत हो आप ले लीजिएगा अपने मन से। आप समझ रहे हो? इस रेशियो को मोलालिटी के टर्म्स में बनाना है, हो जाएगा ना? मतलब जो डेटा जरूरत हो वो ले लो, अपने मन से ले लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? क्या है? इंटू 1000। अच्छा देखो यार, इस रेशियो को तुम ऐसा भी कह सकते हो ना कि अगर n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो इसमें n मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा। बोलो, कह सकते कि नहीं? n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए n मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा। इसको अगर आप थोड़ा और बेहतर तरीके से बोलना चाहें तो n1 n2 कर लो, तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। मतलब n1 मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए क्या n2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है? क्लियर है? अच्छा, तो हमें चाहिए क्या है? मोलालिटी। बोलो, तो सोल्यूट के मोल्स तो पता है, क्या चाहिए होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई? n2 n1 जो है, या थोड़ा उल्टा कर दिया शायद, ये सॉल्वेंट में n2 था, ये n1 था, ठीक है। हाँ चलिए, तो सॉल्वेंट का मास बनाते हैं, तो n2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कर दें। अच्छा, तो अब एक बात बताओ यार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर करोगे तो ऊपर नीचे हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का मल्टीप्लाई कर ले। बोलो, बात समझे या नहीं? तो ऊपर नीचे मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का मल्टीप्लाई कर लिया। आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों भाई? ठीक, तो अब ये क्या बन गया इतना टोटल? ये बन गया मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना? इस तरीके से एग्जाम में आपको करना पड़ सकता है। ठीक, आगे देखो, मल्टीप्लाई किसका करोगे? अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा? ओवरऑल ग्राम में रहेगा, मतलब यूनिट वाइज चेक कर रहे हैं। ठीक, ये ग्राम में रहेगा। अब बताइएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। ठीक, अब मास किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो भैया 1000 का मल्टीप्लाई करोगे और 1000 का ही, भैया मैं तो वैल्यू को तो सेम ही रखना है ना। बोलो, वैल्यू को तो क्या रखना है? सेम रखना है, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई। तो 1000 अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया सवाल बन गया ये। अब देखो कितना क्या क्या पार्ट तुम्हारा मोलालिटी में आ गया, देखो जरा, ये इतना आइटम किस में कन्वर्ट हो गया? मोलालिटी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगर ये मोलालिटी में कन्वर्ट हो गया है तो क्या बोलोगे? मोलालिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। देखो यार, एक रेशियो था, उस रेशियो को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया? मोलालिटी में। और रेशियो किसका था? सॉल्यूट का मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के मोल्स। मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हो गया होगा ये कैसे किया गया। तो देखो यार, ये सब हमारे पास बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स वाला मामला हमने किया है।
ठीक, अब मेन जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उस पे हम लोग मूव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कंप्लीट है यहां तक। देखिए इससे रिलेटेड हमने कोई शीट नहीं दी है, क्योंकि अगर शीट देते तो फिर एक क्लास उसी में खा जाता, कोई उसका लॉजिक भी नहीं है। क्योंकि हमें जो भी ये काम है वो किसके लिए यूज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन में वो सारी चीजें अपने आप इन्वॉल्व होंगी, वो क्वेश्चन के बीच में अपने आप आएंगे। ये टूल्स हो गए बेसिकली। आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालिएगा वेपर प्रेशर। अब यहां से हमारा मेन सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है, वेपर प्रेशर। मेरे ख्याल से ये टर्म्स हमने सुन रखा होगा, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा सा एक हमें भी आइडिया दे दो। फिर से बोलो, रिपीट करो, सुनाई नहीं दिया कायदे से। हाँ ठीक है, देखिए इन्होंने मतलब बहुत छोटे शब्दों में बता दिया कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये लिक्विड है। बस लिक्विड में एक खास बात है कि वो वोलाटाइल होना चाहिए। ठीक, अच्छा अगर मान लो जैसे मैंने कहा, एक दो पॉइंट में बोलता हूं, एक बार मैंने प्योर वाटर लिया और दूसरी बार में मैंने NaCl एक्वस लिया, दो कंडीशन मैंने ली है। ठीक, मतलब एक बार मैंने केवल पानी लिया और एक बार मैंने क्या किया, पानी में नमक घोल दिया। ठीक, तो पहली बार में वेपराइज कौन होगा, दूसरी बार में वेपराइज कौन होगा, बस इतना बताना है। यहां पर तो वाटर होगा, डेफिनेट सी बात है। यहां पे कौन वेपराइज होगा, NaCl वेपराइज होगा या नहीं, नहीं होगा, केवल वाटर वेपराइज होगा। ठीक, यहां पर क्या वेपराइज होगा, वाटर विल वेपराइज, ओके, NaCl विल नॉट। क्यों, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होने का मतलब वेपराइजेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक, वोलेटाइल अगर है तो वेपराइजेशन में जाएगा, और वोलेटाइल अगर नहीं है तो वेपराइजेशन में नहीं जाएगा। अब मेरे पास यार देखो, ये लिक्विड की सरफेस थी, यहां थोड़ी सी फिजिक्स लगती है। अगर मैं बीच में कोई एक पार्टिकल उठाता हूं तो इस पार्टिकल पर क्या होगा, सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मतलब जितना भी नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, F नेट जीरो होगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं सरफेस के किसी एटम को उठाता हूं तो सरफेस के एटम पर आप क्या कहेंगे, यहां पर ये जीरो नहीं होगा, अंदर की तरफ फोर्सेस रहेंगे बट ऊपर की तरफ फोर्सेस नहीं है, तो F नेट की वैल्यू जीरो नहीं है। और आप जानते हैं कि यार मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कोलिजन होगा। तो इम्बैलेंस फोर्स होने की वजह से ये मॉलिक्यूल, मतलब नीचे से अगर कोई मॉलिक्यूल आया, धक्का मारा, तो ऊपर की तरफ भी कुछ फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल सर्टेनली ऊपर जा सकता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, बोलिए, इवेपोरेशन। क्या नाम है, इवेपोरेशन। ठीक, तो आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे इस तरीके से, तो इवेपोरेशन बढ़ता चला जा रहा था। अगर मान लो नीचे से आपने आग लगा दी तो फिर वो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा, मॉलिक्यूल और ज्यादा वेपराइज होने लगेंगे। ठीक, अच्छा अब क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल ऊपर सरफेस पर पहुंचेगा, ठीक,
तो अब जैसे ही टकरा गया, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी होगी 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होगा, तो अब ये भैया डाउनवर्ड मोशन करेगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आई थिंक लॉजिक क्लियर है। एक हो गया इवेपोरेशन और एक हो गया कंडेंसेशन, और ये ड्रामा जो है चलता रहेगा, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइल हो रहा है नहीं हो रहा, हमने कहा ये तो यार चल ही रहा है, हमेशा चल रहा है। अच्छा, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होने की जरूरत है? नहीं है। जैसे आप सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी आप देखते हो कि मान लीजिए एक वाटर बॉटल ली, मतलब जैसे पेप्सी की बोतल आपने रख दी भर के, तो सुबह के टाइम में देखते हैं कि यार ऊपर में कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती है ना। क्या तुमने वाटर को गर्म किया था? नहीं किया था। फिर वो ड्रॉपलेट कैसे आ गई? वो ड्रॉपलेट आने का कारण ये इवेपोरेशन है, और उसके बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन। तो यहां पर हमें एक पॉइंट फाइंड आउट होता है कि इट टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, है ना। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो लिक्विड है वो बॉईल कर रहा है या वेपराइज हुआ है ना, इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब ये बॉइलिंग की कंडीशन नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया? अब क्या बोला जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहा, तो पहले तो यार एवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, उसके बाद थोड़ा सा कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब तक एवेपोरेट नहीं हुआ होगा तब तक कंडेंस कैसे होगा। लॉजिक क्लियर हो गया? तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन जो है, जितना वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों किस में पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। लॉजिक क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। लॉजिक क्लियर है? तब इस कंडीशन में यहां पर जो वेपर्स रहेंगी, यहां जो मेरे पास वेपर्स रहेंगी, ये पॉइंट कायदे समझना, यहां जो वेपर्स रहेंगी, ये वेपर लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाएंगी, भाई देखो वेपर है तो गैसियस फॉर्म में, और गैस फॉर्म में तो गैस प्रेशर जनरेट करता है, और गैस प्रेशर किस पे जनरेट हम देखेंगे, वॉल पर ना देख करके किस पर देखेंगे, लिक्विड की सरफेस पर देखेंगे। क्लियर है? और इस वेपर ने जितना प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे लगाया होगा उस प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं। तो प्रेशर exerted in the condition of equilibrium over liquid surface is vapor pressure। ठीक? अच्छा, अब एक खास बात है, जो वेपर प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोग करने वाले हैं।
अपॉन टेम्परेचर ओनली। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि एक रिवर है और मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, दोनों में वाटर भरा हुआ है, दोनों में ही वाटर है, तो दोनों ही कंडीशन में किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बॉटल। हाँ, सरफेस एरिया कम है तो वाटर बॉटल में प्रेशर ज्यादा होगा। अभी हाल एक कहानी बताई, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैंने कह दिया कि यार ये दोनों कैसे हैं, सेम टेम्परेचर, भाई रूम टेम्परेचर पे ही रखे, तो ये क्या होगा, ये भी 25 पे है, वो भी 25 पे, ठीक। अब ऐसा तो नहीं कहा ना कि एक को यहाँ पे रखा एक को चंद्रमा पे ले गए या हिली स्टेशन पे ले आए, ठीक है, तो दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। अब कोई कह रहा होगा सर एक तो ओपन है एक क्लोज है, तो अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, क्या चेंज नहीं होगा? वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। मतलब अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करा? अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा। क्या अमाउंट ऑफ लिक्विड पर नहीं करेगा। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा एक पॉइंट और बताओ, जैसे मान लो अगर मैं पहले वाले को डिस्कस करूं, एक बात बताना, एक मैंने कंटेनर लिया जिसमें केवल 1 बूंद पानी डाला, और एक कंटेनर लिया जिसमें 1 लीटर पानी भर दिया, ठीक, तो इन दोनों ही कंडीशन में वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? सेम होगा। तुम कहोगे सर भैया एक में तो ज्यादा वेपर गई होगी, एक में कम वेपर गई होगी, तो इवेपोरेशन का डिफरेंट होगा। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, और ये वेपर प्रेशर के लिए मामला हो गया। वेपर प्रेशर के लिए अगर मैं इवेपोरेशन बोलता, इवेपोरेशन अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। भाई जितना ज्यादा तुमने लगाया उतना वापर पड़ेगा, और सरफेस एरिया पर भी ये डिपेंड करेगा। ज्यादा सरफेस एरिया होगा ज्यादा इवेपोरेशन होगा, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों ही चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। तो सिमिलरिटी किस पे हो गई? टेम्परेचर में। लेकिन सरफेस एरिया और अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए दोनों चीजें क्या होंगी भाई? डिफरेंट होंगी। लॉजिक क्लियर? अच्छा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और यहां पर भी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लॉजिक क्लियर? अच्छा अब थोड़ा सा पीछे, हाँ सर एक बोलो। बार वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन लिखवाई है उसको एक्सप्लेन कर देंगे सर? हाँ बिल्कुल यार, पीछे आ जाओ। मैंने कहा यार देखो, जो आपने लिक्विड था ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, बोलो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई? अटेन हो गया। अब जो ये वेपर है ना, वेपर ने इस सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया, ये जो सरफेस थी इस सरफेस पे जो प्रेशर लगाया उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन किस कंडीशन में हुआ ये? जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो। बताओ आदित्य। यस सर, समझ गए ना? अच्छा अब एक पॉइंट और समझो। अब हमारे पास आ रहा है एक अगला टर्म जो है पी एक्सटर्नल। ध्यान से देखिएगा, अब नई चीज कहानी में आ रही है। पी एक्सटर्नल मतलब हमारा जो कंटेनर है ना, उसके बाहर एम्बिएंट कंडीशन में जो भी प्रेशर हो उसको हम क्या लिख देंगे? पी एक्सटर्नल। कोई दिक्कत है? तो एम्बिएंट कंडीशन में जो भी प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज पी एक्सटर्नल। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर पी एक्सटर्नल, मान लीजिए पी एक्सटर्नल ही है, लेट अस सपोज पी एक्सटर्नल है, ठीक है, और आपने कहा कि भैया हमें मान लो बॉयल कराना है, क्या कराना है, बॉइलिंग की कंडीशन है। तो बॉइलिंग की कंडीशन हम कब बोलेंगे, जब, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, बॉइलिंग की कंडीशन कब होगी, कंडीशन फॉर बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग की कंडीशन समझिएगा, मेरे पास जो पी एक्सटर्नल था और अंदर का एक है वेपर प्रेशर, ठीक, जब इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट जो भी हो इक्वल टू पी एक्सटर्नल है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाए, पी एक्सटर्नल हो जाए, तो हम बोलेंगे यार कि ये जो लिक्विड है ये हमारे पास क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। लॉजिक समझे, अगर अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया तो मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉयल हो रहा है। क्लियर। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो भी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बताओ, लॉजिक क्लियर। अच्छा आप बताना यार, मान लीजिए अगर मैं पी एक्सटर्नल को बढ़ाता हूं तो केस 1, अगर मैंने पी एक्सटर्नल बढ़ाया तो आप बताओ, पी एक्सटर्नल बढ़ाने से ये जो लिक्विड है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, अब तुम ऐसे सोचो, पी एक्सटर्नल मैंने इंक्रीज कर दिया, मान लो अभी बॉइलिंग की कंडीशन है, पी एक्सटर्नल इंक्रीज किया, तो पी एक्सटर्नल इंक्रीज किया तो बॉयल, अब नई बॉइलिंग की कंडीशन करने के लिए वेपर प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बॉयल आप तब बोलोगे जब अंदर का प्रेशर बराबर बाहर का प्रेशर। बात समझ में आई। तो आपको अगर बाहर का प्रेशर बढ़ाया तो अंदर का प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, और अंदर का प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना होगा। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो भैया अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो पक्का हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। लॉजिक समझ में आया, फिर से बताएं, ठीक है। चलो, तो यहां मैं कहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है भैया, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताइए अगर पी एक्सटर्नल घटा दोगे तो भैया बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। फिर से सोचो, इसको रिवर्स सोचो कि यार पी एक्सटर्नल घटाया तो वेपर प्रेशर कम होना होगा। वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब आप लेस टेम्परेचर पे होगे। क्लियर हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। सर लास्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड बोल रहा हूं। हाँ सर। एक मिनट, इसी स्लाइड में तो लिख रहे हैं यार। अच्छा ठीक है सर। पी एक्सटर्नल अगर डिक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। हो गया। चलो, तो ये हमें बॉइलिंग की कंडीशन समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एक नया टर्म आ रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये कई बार क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग डाल देना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट।
देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ लो, अभी जैसे हम लोगों ने पी एक्सटर्नल चिल्ला रहे थे, अगर पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर हो गया, क्या कहा गया, मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है। अगर पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर फिक्स कर दिया तो उस कंडीशन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे क्या नाम दिया जाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर किया तो जनरली वो हमारे पास 298 केल्विन, हमारे सॉरी हाँ 298 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलो तो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना होता है भाई, 100 डिग्री, है ना। तो 1 एटमॉस्फेयर पर वाटर बॉईल करता है, और कितना टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लॉजिक क्लियर हो गया। तो इफ पी एक्सटर्नल, अभी देखो डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिक क्लियर। तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ये मेरे पास क्या आ जाता है, बोलो क्या आएगा, देन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड in boiling condition is normal boiling point। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा यार देखो, जैसे वाटर है ना, वाटर के लिए मैं एक फेज डायग्राम बना रहा हूं, ठीक। ये हालांकि आपको इंजीनियरिंग में बनाना होता है, ठीक है। तो एक फेज डायग्राम बना रहा हूं मैं वाटर के लिए। मेरे ख्याल से आपने शायद नाम सुना हो ट्रिपल पॉइंट, नाम सुना है ना, ट्रिपल पॉइंट। तो यहां पर जो ये दिख रहा है ना बीच में, दिस इज ट्रिपल पॉइंट, ठीक। थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में भी देख लेते हैं। जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करोगे तो मैं इसी एक डायग्राम से सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक, और बड़े आराम से एक्सप्लेन हो जाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए, ये देखो यार, ये मेरे पास सॉलिड, ये लिक्विड, और ये बेटा गैस, ठीक है। ये मेरे पास इस साइड में है प्रेशर, और यहां है टेम्परेचर, ठीक, कोई दिक्कत। अगर मैं कहूंगी ये वाटर के लिए है, तो इस पर्टिकुलर लाइन पर आप देखिएगा, ये जो, इसे अगर मैं ओ बोल दूं, ये लाइन नहीं कर्व है बेसिकली, ए हो गया, बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, तो ओ ए पर क्या होगा वो आप समझिएगा। ओ ए जो है, ओ ए जो कर्व है, इस पर हम बोलेंगे कि लिक्विड और गैस ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ओ ए पर क्या होगा, लिक्विड एंड गैस दोनों किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक। अच्छा, अब तुम उसको पीछे से रिलेट करो भाई, वेपर प्रेशर के लिए हम लोग क्या बात करते थे, जब दोनों इक्विलिब्रियम में होते थे, है ना। और क्या इसी पर्टिकुलर लाइन पर हम अपना बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, या इस पर्टिकुलर कर्व पे अपना बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर ये लिक्विड और वाटर, सॉरी लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब बोलेंगे, अगर मैं कह दूंगा कि यार ये प्रेशर, ये मान लीजिए प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लें, तो इस 1 एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर हमें मिल रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब थोड़ा ओबी की भी बात कर लेते हैं। ओ बी पर क्या होगा,
सॉलिड एंड लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और आने वाला है, सॉलिड एंड लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा, ओ सी पर अगर आपसे पूछा जाए, ओ सी पर क्या होगा, सॉलिड और गैस इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास सब्लिमेशन वाला प्रोसेस हो गया, सॉलिड एंड गैस विल बी इन इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो अगर मैं अपना फ्रीजिंग पॉइंट बोलता हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट किस, मान लेते हैं दिस इज एक्स, दिस पॉइंट इज एक्स, है ना। और अगर मैं फ्रीजिंग की बात करूंगा तो फ्रीजिंग के लिए आपको कहां पकड़ना पड़ेगा, हाँ, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए y है, तो इसके पर्टिकुलर ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। बोलिए, ये क्या आ जाएगा भाई, 1 एटमॉस्फेयर पर ही हम किसकी बात करेंगे, फ्रीजिंग की भी बात करेंगे, और 1 एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो भी इसमें पॉइंट जनरेट हो रहा होगा वो क्या आ जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। हा? ठीक है यार, फ्रीजिंग ही तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस अगर तुम आइस के लिए बोलोगे तो मेल्टिंग हो जाएगा, और वाटर के लिए बोलोगे तो फ्रीज करोगे। बोलो, नहीं समझे कि नहीं? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब यार एक बात हो बताओ, अगर मैं ओ पॉइंट की बात करूंगा तो ओ पर क्या होगा, सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में होंगे, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये जो सॉलिड लिक्विड और गैस हैं ये तीनों किसमें रहेंगे भाई, इक्विलिब्रियम में होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अब एक पॉइंट और समझना, जैसे मान लो अगर आप, ये तो प्योर लिक्विड के लिए हो गया, अगर मान लो आप कोई सॉलिड सोल्यूट डाल दोगे लिक्विड में, तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है। ये ग्राफ शिफ्ट कैसे करता है, ये इस तरीके से शिफ्ट कर जाता है। ये कब हुआ, मतलब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर मेरे पास वाटर है, वाटर में अगर हम सॉलिड सोल्यूट डाल देंगे तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक, ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और अगर ये डिक्रीज करेगा मतलब इसी लाइन पे ही रहेगा, लेकिन नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो अब नया ग्राफ क्या बन जाएगा, एक तो ये पर्पल वाला आ गया, एक ये आ गया। लॉजिक क्लियर? तो अब तुम यहां से थोड़ा सा ग्राफ देखकर ही बता दो कि सॉलिड सोल्यूट डालने से अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, देखो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जरा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बताओ, देखो फ्रीजिंग पॉइंट अब कम आ गई वैल्यू, पहले में ज्यादा आ गई थी, अब क्या हो गया, कम आ गया, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा, या आप ऐसे बोलेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हालांकि इसको एक्सप्लेन थ्योरेटिकली हम लोग बाद में करेंगे, एक्चुअली ग्राफ बनाया था तो ग्राफ के थ्रू ये एक्सप्लेन ये कर दिया गया। ठीक, तो इतना बेसिक पॉइंट आप लिख लीजिए। तो अब हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का आइडिया लग गया।
अरे अब तो सब जगह आईपीएल ही होता है, इंट्रा प्रीमियम लीग है? हो गया कहां पे? अच्छा, जब मैंने सॉलिड डाला तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ट्रिपल पॉइंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो डाउनवर्ड मूव किया, और मूव किया तो उसके करस्पॉन्डिंग अब नया कर्व जनरेट होता है। तो ये नया कर्व इस तरीके से आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, फ्रीज आप देखो, अब 1 एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग हम फिर से लाइन खींच दे, तो अब 1 एटमॉस्फेयर वाला कहां पर कट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब ये नया फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और यहां देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये नया फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब हो गया कि यार देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, जैसे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का अगर बोला जाए, तो ये मेरे पास क्या हो गया कि इनमें इक्विलिब्रियम आप जल्दी अटेन कर जाएगा। ठीक, मतलब लो प्रेशर पर ही वो हमारे पास अटेन कर जाएगा। मेन आइटम इसका क्या है, प्रेशर। प्रेशर कम होने पर भी हमारे पास क्या होगा, वो सॉलिड और लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। कंप्लीट है यहां तक? अब मुद्दे की बात पे आते हैं, आप सवाल हमें इसमें कैसे हैंडल करना होगा। चलो, तो ये जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किया है, इससे रिलेटेड मैंने 2 सवाल असाइनमेंट नंबर 2 में डाल रखे हैं। देखो, उसके लिए आपको एक इक्वेशन में बताने वाला हूं, उसको पहले देखिएगा। जैसे अभी हेडिंग डालना पहले, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ओवर टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ओवर टेम्परेचर। ठीक, चलिए, तो यार एक होता है क्लॉसियस क्लिपरेन इक्वेशन। क्या होती है? क्लॉसियस, नाम सुना है? मेरे ख्याल से ये केमिकल इक्विलिब्रियम में जरूर देखा होगा, है ना? तो क्लॉसियस क्लिपरेन इक्वेशन ये क्या बताती है, ln ऑफ V1 या V1 ना लिख, P01 डिवाइडेड बाई P02। ठीक, मान लिया मैंने टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर P01 है और टेम्परेचर T2 पर वेपर प्रेशर कितना है, P02 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टेम्परेचर हैं, दोनों पर मैंने वेपर प्रेशर बता दिया। ठीक, अब इनका टेम्परेचर पे वेरिएशन कैसे है, इक्वल टू डेल्टा H नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RT, ln लगाया हुआ है, RT की जगह 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब बड़ा से कोई मतलब नहीं है, वो मतलब आप डिपेंड करेगा कि तुम कोई भी, भाई रेशियो है और क्या कहते हैं उसको, सब्सट्रैक्शन है, तो कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, हो गया कि ln ऑफ P01 डिवाइडेड बाई P02 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट ऑफ वेपराइजेशन, हो गया, डिवाइडेड बाई R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। कहां पे? क्लिपरेन, क्लिपरेन, CLYPR, PRYN है या ON है, देख लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद अगर मान लीजिए मैं लॉग ln को हटाता हूं, सिंपल लॉग ले ले, तो क्या आ जाएगा, लॉग
इसको क्या लिख सकते हो 2.303 log of P01 डिवाइडेड बाई P02 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है भाई? दोनों ही वेपर प्रेशर है। यहां क्या आएगा, डेल्टा H नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई R 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा कंप्लीट। अब बस 2.303 को आप इस साइड लेके आ जाओ, तो log ऑफ P01 डिवाइडेड बाई P02 is equal to delta H naught of vaporization divided by 2.303 R 1/T2 minus 1/T1 हो गया। अब यहां पे यार याद करने का तरीका क्या है भाई, P01 अगर ऊपर 1 है तो पहले क्या आएगा, T2 आ जाएगा, नीचे में 2 है तो बाद में क्या आ जाएगा, T1। ठीक है, तो जो ऊपर होगा उसका अपोजिट पहले आ जाएगा और जो नीचे होगा उसका अपोजिट वाला, मतलब जो नीचे होगा वो उसका अपोजिट बाद में आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया? पहले तो इतना नोट कर लो। अब अगर आपने क्या इसी तरीके की एक इक्वेशन आपने और भी देखी थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तो log of K2 by K1 was equal to delta H upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2 है ना, सेम था। और केमिकल काइनेटिक्स में भी आपने आर्हीनियस इक्वेशन देखी होगी, है ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अच्छा, इसका एक फॉर्म मैं और लिख रहा हूं कि सॉरी, P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले रहे हैं, मान लीजिए A ले रहे हैं, ये एक कांस्टेंट है, ठीक? A इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। आप इस कितने लोग इसको, इस इक्वेशन को यहां रिलेट कर सकते हैं? भाई लॉग में चला जाएगा। और डेल्टा H ध्यान रखिएगा, यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, A एंड डेल्टा H आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन कौन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? ए भी कांस्टेंट है और डेल्टा H भी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? ए और डेल्टा H दोनों को ही हम क्या मान रहे हैं, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में ऐसा, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये चेंज करते हैं, बट आइडियली हम लोग यहां पर थ्योरेटिकली क्या मान के चलते हैं, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे ये कैसे काम करेंगे, वो काफी हायर लेवल पे आता है, ठीक है? उसमें इंटीग्रेशन वगैरह खूब सारा यूज होता है। क्लियर? तो वो हमें काम नहीं करना। तो ये सेम कहानी है, ठीक है? अच्छा, अब आप एक बात बताओ, यहां पर इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे शायद, ln ऑफ P इज इक्वल टू, ln ऑफ P इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा H अपॉन R इंटू T प्लस A, सॉरी ln A लिख सकते थे या नहीं? ln P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस ln A, ये कांस्टेंट है। इक्वेशन लिखी थी वो इस वाले में भी लिख दी। इसको देखो, इसमें दोनों साइड आप ln ले लो, अगर इसमें दोनों साइड ln ले लोगे तो क्या यही इक्वेशन जनरेट हो जाएगी? बात समझ रहे हैं? पीछे वाली इक्वेशन में अगर आप ln ले लोगे log बेस e, तो क्या यही इक्वेशन आ जाएगी? आई थिंक आ जाएगी। अच्छा, इसका आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, बोलो?
1 बाई पी ना करो, डी ऑफ एल एन पी अकेला लिख दो, डी ऑफ एल एन पी बाई डी टी, डी ऑफ एल एन पी बाई डी टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो जो वो इक्वेशन थी ना, उसका एक फॉर्म ये भी है, पूछा जा सकता है। पीछे वाली इक्वेशन दिखा दीजिए, फिर से बता दे, मैंने कहा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, तो दिखा दीजिए सर पीछे वाली इक्वेशन। पीछे वाली इक्वेशन से ये कैसे आई ये बताना है, दिखा दीजिए। आप इसमें क्या, अच्छा देख लो, इसमें आप एल एन ले लो, तो एल एन पी और ए क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई है, तो एल एन ए प्लस माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी, तो क्या ये वही इक्वेशन बन गई ऊपर वाली। अच्छा ये कहां से आई, ओके ओके, ये बाबूजी वाली इक्वेशन है, मतलब इन सबके बाबूजी यही है, ठीक है। मतलब आपने अभी बोला ना कि टेम्परेचर का वेरिएशन, सॉरी वेपर प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर पे कैसे होता है, तो वो इस तरीके से होता है, P इज इक्वल टू A टाइम्स e टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब इसमें मैंने क्या किया, ये इक्वेशन बनाई, मैंने उल्टा गया हूं मैं एक्चुअली, मैंने जो काम की इक्वेशन वो पहले लिख दी, उसका डेरिवेशन उल्टा करते हुए गए कि यार देखो इसमें मैंने क्या किया, ये इक्वेशन थी, अब इस इक्वेशन को मैंने बेसिक इक्वेशन बाद में बताई कि P इज इक्वल टू A टाइम्स e टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी है। तो अगर आप इसका ln ले लोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक काम करो, अब देखो पीछे वाली इक्वेशन यहां से कैसे आई होगी वो देख लो, ये इक्वेशन इस इक्वेशन से कैसे आती है वो भी आप समझ लीजिएगा। अगर टेम्परेचर पर A और डेल्टा एच डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो लेट अस सपोज T1 पर वेपर प्रेशर P01 है और T2 पर वेपर प्रेशर P02 है, तो आप ये बताइए दो इक्वेशन बना सकते हैं, ln ऑफ P01 इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर T1 प्लस ln A, बोलिए, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हो, ln ऑफ P02 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2 प्लस ln A। आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, तो 1 माइनस 2 अगर करोगे तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ P01 डिवाइडेड बाई P02, भाई ln A सेम रहेगा क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या वही इक्वेशन आ गई जो हम लोगों ने लिखी थी। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं, इतना पार्ट मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को इतने पार्ट से बहुत प्यार है, ठीक है। तो मैं देख रहा है बहुत सारा एलन वेलन यूज हो रहा है और एक बेसिक, अब देखो ये सेम चीज 3 जगह होती है, किस किस में, केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन यही है, आपने अगर आर्हेनियस इक्वेशन याद हो तो क्या सेम होती थी, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, यही होता था, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस केवल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट अब किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पर वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। लॉजिक समझ में आया, अगर ये वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हुआ है, ये तो वही है, ये वहां पर भी प्री एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट होता था, यहां पर भी हमने प्री एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट ही लिया, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बाकी सिमिलर इक्वेशन आर्हेनियस की यहां से भी आती थी, बस P की जगह K कर दो और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन की जगह पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, सॉरी EA हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, क्लियर है। और अगर रेट कांस्टेंट की जगह आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते तो क्या हो जाता, K1 बाई K2 और वहां डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन,
सर आगे वाली स्लाइड लगा दीजिए। लगा रहे। और इसका ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए कि यार अच्छा, इसको आप एक काम और कर सकते हो, क्या इसमें आप डीपी बाई डी फाइंड आउट कर सकते हो? बोलो, डीपी बाई डी भी फाइंड आउट कर सकते हो? कैसे? 1/p हो जाएगा, है ना? ये 1/p हो जाएगा, डी ऑफ एल एन पी क्या हो जाएगा? 1/p, 1/p डीपी हो जाएगा, p यहां आ जाएगा। तो इसका एक और फॉर्म बना सकते हैं आप, कौन सा? अब इस पे सवाल करते हैं इसके बाद। डीपी बाई dt। अब क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि भैया वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपको बताना है। क्या पूछा जाएगा? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इट विल बी डेल्टा एच इंटू पी डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर। अब देखो वो पूछेगा कैसे, एक फिक्स प्रेशर फिक्स टेम्परेचर पर वेरिएशन ऑफ मतलब डिफरेंस ऑफ मतलब डीपी बाई डी डायरेक्टली पूछ लेगा। बात समझ में आई? तो अब देख रहा होगा काफी सारा मतलब इसमें मैथमेटिकल आइडिया है, इसलिए ये थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा क्या पूरी तरह से एडवांस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और मेंस में भी आजकल ये चीजें बाई डायरेक्ट इक्वेशन तो पूछ ही सकता है। क्लियर हो गया? और सभी लोग होमवर्क में एक काम ये मतलब घर से एक काम करिएगा, सेम चीज आप रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सारे एक्सप्रेशन साथ में लिख जाइएगा। ठीक, चलो अब आप एक काम करो, असाइनमेंट नंबर 2 निकालो। पार्शियली इमिसिबल आप इमिसिबल ही मानेंगे, ठीक है? अच्छा, असाइनमेंट में देख रहा हूं, अभी करेंगे उसको, फिलहाल वो सवाल नहीं करना। कहाँ गया यार? चलो क्वेश्चन नंबर 23 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 23। ट्राई कर रहे हो कि हम ही डायरेक्टली पहले सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 23, हो रहा है?
चलो कितने लोगों से कुछ हुआ? थोड़ा बहुत? नहीं, कोई पल्ले नहीं पड़ा। ध्यान से देखो, देखिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देने का मतलब क्या होगा? 373। अच्छा, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहा होगा। यस सर। बोलो। और बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? अंदर का प्रेशर बराबर बाहर का प्रेशर रहा होगा। तो क्या पी नॉट ऑफ वाटर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा? बताइए, फिर से सुन लो भैया। बॉइलिंग की कंडीशन है, अंदर का प्रेशर बराबर बाहर का प्रेशर, और बाहर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। लॉजिक क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर आपको पता है और पी नॉट 1 एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर देखो ये 760 टॉर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 760 टॉर लिखा जा सकता है। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अगर एमएम में दिया हो तो आप एमएम में कर लो। अच्छा, एमएम में दिया तो 76 कर लो, वो कोई इशू नहीं ऑफ Hg। ठीक है, अब बताओ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसका वैल्यू ये याद रखा करो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 40.67 किलो जूल पर मोल। वाटर का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ये याद रखना है। ठीक, कई बार आपको यूज करना पड़ जाता है, तो 40.67। क्लियर है? अब बताओ टेम्परेचर T पर, टेम्परेचर अगर T ले लिया गया, T केल्विन, टेम्परेचर T, इस पे हमारा जो P नॉट है वो कितना है? 19 mmHg, है ना। अब पूछ रहा भैया T बता दो, तो यार देखो क्वेश्चन में हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट प्रेशर्स, वेपर प्रेशर गिवन है, और वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से रिलेशन आपको पता है, ये क्या आ जाएगा? L log ऑफ 76, या T ले लो, T बाई 76, है ना। सॉरी, हाँ T का के लिए यार, 76/90। ये 19 है ना, तो 19 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाई 76 इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H कितना है? 40.67 डिवाइडेड बाई 2.303। R की वैल्यू क्या रखोगे? 0.083। अब ये हमारा सर डिपेंड करेगा किस 760 पे? मिलीमीटर Hg होगा। तुमने ऊपर भी mm में रखा, नीचे हाँ भी सर, mm में नीचे रखा। भी सर mm में 760 होगा ना 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे कितना था? 19 था। एक मिनट। क्वेश्चन देखने दो। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर था, हाँ ठीक है, 760 है अभी। ठीक है, यहां बोलो जी सर। 2.303, और R की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पे? 8.314 into 10⁻³ यहां पर आप 10⁻³ कर लो, और ये 8.314। ठीक, 1/T2। अब ये 19 वाला ऊपर है, तो 760 वाला आप पहले डालोगे, तो 760 वाला कौन सा हो जाएगा? 373 माइनस 1/T। कंप्लीट है? क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? निकालो भाई T की वैल्यू।
बी आ रहा है। सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा। टी कितना आ रहा है? हो गया नहीं? यस ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 22 करिए इसके बाद। है? बिना कैलकुलेटर के भाई इसमें रियलिटी है, कैलकुलेशन ऐसी दी हुई है कि बिना कैलकुलेटर के मुश्किल तो हो गई। ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन में देखो, अगर ये 290 और 291 ना होता तो डायरेक्ट मार दिया जाता। कारण उसका समझे भाई, ये वैल्यू तो कम होगी। अब कम का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यार बहुत ही कम हो जाएगी। अगर बहुत ड्रास्टिकली आप डिक्रीज कर दोगे टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर भी काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर आप मान लीजिए आंसर पता है और आप अगर वैल्यू को चेक करोगे तो ये कितना है भाई, 19 mm ऑफ Hg हो गया, है ना। और टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आप देखोगे तो कितना है, 100 से कम है, बोलो ठीक है। और अगर 100 से अगर और नीचे जाओगे तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर का। ठीक, चलिए तो इसको तो भाई मैं मान रहा हूं कि यार ये तो कैलकुलेटर से ही मानना पड़ेगा, लेकिन ये जो दूसरा पहला वाला सवाल है इसके लिए थोड़ा आसान है कैलकुलेशन। देखो बड़ा आराम से दिया हुआ है 22। इस बार कैलकुलेशन सर जी, कैलकुलेशन करने में स्कैम हो जाएगा। क्या? ये जो बोर्ड पर लिखी कैलकुलेशन, ये तो होने से रही। तो वही तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, और क्या बात कर रहे थे सर आप भी 22 वाले में तो calculator कर सकते हो कैलकुलेशन। हाँ, हाँ सर, 22 क्योंकि देखो वाले में हो उसमें जाएगी। डेटा ऐसा सेट किया हुआ है ना कि आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन पहले वाले में ये देखो कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, एग्जैक्ट डेटा दे दिया जाता है, तो एग्जैक्ट डेटा अगर दिया जाएगा तो वहां पे कैलकुलेशन फंसेगी, वो भी एलएन वाली है। इसके केस में कर सकते हो। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -173 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा, 273 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो 100 केल्विन आ गए यहां से, 100 केल्विन, तो 1 एटमॉस्फेयर पे ये 100 केल्विन हो जाएगा, बोलिए। और 2 एटमॉस्फेयर पे आपको पता करना है, अरे 2 एटमॉस्फेयर इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट शुड बी नियरली, डेल्टा एच दिया हुआ है 200 कैलोरी पर मोल, आर की वैल्यू भी गिवन है, वो है 2 कैलोरी मोल पर केल्विन, है ना। तो निकाल लीजिए वैल्यू, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2.303
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड, पहले 2 एटमॉस्फेयर रखा है, तो 2 एटमॉस्फेयर के लिए टेम्परेचर कितना है T, तो 1/100 माइनस 1/T। 22, इसके जस्ट ऊपर वाला। log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3, ये हो गया 100, है ना। अच्छा 1/100 सर log 1/2 होगा ना? कहाँ पे? नहीं 1 वाला हमने पहले रख दिया ना। अच्छा ये 1 एटमॉस्फेयर था। यस सर 1/2 होगा ना? 2 एटमॉस्फेयर वाला मैंने ऊपर रखा, तो अगर 2 ऊपर रखा तो नीचे में 1 आएगा ना, तो 2/1 इज इक्वल टू सी 2 ऑप्शन। वाले के लिए क्या है टेम्परेचर T है, तो बाद में रखा T। हाँ कितना आ रहा है 60, सही है। तो T इज अप्रोक्सीमेटली 60। सर जी जिसका प्रेशर ऊपर रखेंगे उसका टेम्परेचर बाद में रखेंगे। हाँ जो ऊपर रखोगे उसको बाद में रखना है, बस सीधी सी बात। जो भी ऊपर रखा जाएगा उसको आप बाद में कर दीजिए। कंफर्म है यहां तक? तो ये वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर आइडिया लग गया कैसे करना है। चलो आगे बढ़े। तुम लोग की क्लास कितने बजे से? 11 बजे से। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट शाम वाली क्लास में हम लोग अब राउल्ट्स लॉ, संडे को क्या कर दें, आज की टाइमिंग क्या कर दें? अच्छा फिजिक्स क्लास नहीं है, 5 बजे आ जाना। साढ़े 4 के बाद फिजिक्स है। कितने बजे करते हैं, मतलब 5 बजे करते हैं ना, 2 बजे दूसरी क्लास लगती है। 5 बजे आ जाओ, ठीक है। 5:30 तो वैसे ही था, 5 बजे आ जाओगे। सर फिजिक्स की क्लास